बच्चों गुड मॉर्निंग। कल तक के हमने बैंकिंग एवं आयकर के अध्याय में बैंकिंग क्या होती है इसके बारे में चर्चा किया था। इसके साथ साथ हमारे खाते कितने प्रकार के होते हैं और उन खाते में बचत खाता क्या है, बचत खाता में ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है और उस ब्याज की गणना पे एक प्रश्न कल बना करके हमने देखा था। आज हम उसी प्रश्नावली से एक प्रश्न और बना करके देखते हैं। वह ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें हमको पासबुक का भी निर्माण करना है। आप बैंक जाते हो पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए। जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक वाले आपको आपकी पासबुक में प्रिंट करके देखते हैं। आप उसमें देखते हो कि आपने जितना पैसा जमा किया है या जितना पैसा निकाला है वो उसमें दर्ज है, एंट्री है या नहीं है। और उस एंट्री के आधार पर ही आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या ब्याज की गणना की जाती है। कल जो हम प्रश्न देखे थे उस प्रश्न में पासबुक के जो पेज रहते हैं वह पेज दिया हुआ था। आज हमारे प्रश्न में वह पेज दिया हुआ नहीं रहेगा, प्रश्न लिखे हुए रहेंगे। उस प्रश्न के आधार पर हमको पासबुक के पेजों का निर्माण करना है। एक प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 13वां, आपके बुक में प्रश्नावली 5.1 में देखिएगा कि श्रीमती राजेश्वरी ने इलाहाबाद बैंक की एक शाखा में 1 जुलाई 2005 को 500 रुपए से खाता खोले। 500 रुपए से बचत खाता खोली। 10 जुलाई 2005 को 1600 रुपए जमा। 12 अगस्त 2005 को 400 रुपए निकाला। 7 सितंबर 2005 को 800 रुपए पुनः जमा किया तथा 3 अक्टूबर 2005 को 600 रुपए निकाला एवं 16 अक्टूबर को 700 रुपए जमा की तथा 27 नवंबर
2005 को 500 रुपये निकाला एवं 8 दिसंबर 2005 को पुनः 300 रुपये जमा की। इन प्रविष्टियों के आधार पर एक पासबुक की पृष्ठ तैयार कीजिए तथा जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि गणित में प्रश्न जितना लंबा होगा उसका हल उतना सरल होगा, और प्रश्न जितना छोटा होगा उसका हल उतना कठिन होगा। क्योंकि यदि प्रश्न लंबा दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसकी पूरी जानकारी उसमें लिखी गई है, और यदि प्रश्न छोटा दिया हुआ है तो ये समझ के चलिए कि उसमें पूरी जानकारी नहीं लिखी गई है, और आपको अपने याददाश्त के आधार पर उन प्रश्नों को हल करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि श्रीमती राजेश्वरी ने इलाहाबाद बैंक की एक शाखा में 1 जुलाई 2005 को 500 रुपये से बचत खाता खोली, 10 जुलाई 2005 को 1600 रुपये जमा की, 12 अगस्त 2005 को 400 रुपये निकाला, 7 सितंबर 2005 को 800 रुपये पुनः जमा किया तथा 3 अक्टूबर 2005 को 600 रुपये निकाला, 16 अक्टूबर को 700 रुपये जमा की तथा 27 नवंबर को 500 रुपये निकाला एवं 8 दिसंबर 2005 को पुनः 300 रुपये जमा की। हमारा बैंक के पासबुक में यही होता है, पैसा जमा करना है और निकालना है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, लेकिन उनके खाते में कितना पैसा है ये पता नहीं चल रहा है। तो सबसे जो मुख्य चीज है कि प्रत्येक माह में उसके खाते में बैलेंस कितना है, शेष राशि कितनी है, यही राशि हमको गणना करनी है। कि इन प्रविष्टियों के आधार पर एक पासबुक की पृष्ठ तैयार कीजिए। पासबुक का पेज तैयार करना है, और उसके जब पासबुक का पेज तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हल में हम यहीं पर लिख देते हैं श्रीमती राजेश्वरी के पास बुक का पृष्ठ, ये हम लिख देते हैं। पासबुक के पृष्ठ लिखने के लिए हम सबसे पहले दिनांक लिखते हैं। दिनांक के बाद लिखते हैं विवरण, विवरण के बाद लिखते हैं आहरित राशि, इसके बाद लिखते हैं
जमा राशि और आखिरी में आता है शेष राशि। इतना ही चीज रहता है हमारे पासबुक में। दिनांक, विवरण पर्टिकुलर, आहरित राशि जो पैसे हम निकालते हैं, जमा राशि जो हम पैसे जमा करते हैं, और निकालने जमा करने के उपरांत जो राशि शेष उसके खाते में उस दिनांक को बचता है। अब ये चीज लिखने के बाद हमको एक एक लाइन को भर ध्यान से पढ़ना है। आप एक चीज देख रहे होगे, महत्वपूर्ण क्या क्या चीज है? दिनांक, जमा, निकालना और शेष। यहां पर आपके प्रश्न में देखिए, ये 1 जुलाई 2005 सबसे पहले यहां पर हम लिख लिए 1/7/2005 को हम 05 लिख दिए। को 500 रुपए से बचत खाता खोली। ये 500 रुपए बचत खाता खोले मैंने पैसा जमा किए, तो विवरण में नगद पैसा निकला नहीं है। 500 रुपए से वो खाता खोले हैं, तो उनके खाते में कितना पैसा रहेगा? 500 रुपए। उसके बाद दूसरा डेट देखिए, दूसरा डेट लिखा है 10 जुलाई, 1600 रुपए जमा। तो यहां पर 10/7/2005 ये भी नगद 1600 रुपए जमा किए। 16 और 5 कितना हो गया उसके खाते में? 2100 रुपए हो गया। नेक्स्ट डेट देखिए, 12 अगस्त को 400 रुपए निकाला। 12/8/2005 निकाला है, हम यहां पर लिख देते हैं स्वयं को। और कितना रुपए निकाला है? 400 रुपए। जमा नहीं हुआ है, 21 में से 400 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2100 में से 400 गया तो ये 1700 रुपए उसके खाते में बच गए। उस 2100 रुपए में से जितनी राशि निकली है उस राशि को हम घटा देते हैं और शेष राशि उसके सीधे कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद 7 सितंबर को 800 रुपए पुनः जमा किया। 7 सितंबर मतलब 9वां महीना, जमा किया मतलब नकद। कितना रुपए? 7 सितंबर को 800 रुपए। जमा वाले में 800, 17 और 8 होगा ये 2500 रुपए। 7 सितंबर के बाद 3 अक्टूबर को 600 रुपए निकाला। अक्टूबर मतलब 10वां महीना, निकाला मतलब स्वयं को। कितने रुपए निकाल रहे हैं? 3 अक्टूबर को 600 रुपए। ये 600 रुपए, 2500 में से 600 चला गया तो 1900 रुपए बच गया। 3 अक्टूबर के बाद में 16 अक्टूबर को पुनः 700 रुपए जमा। 16 अक्टूबर को नकद 700 रुपए जमा हो रहा है। 19 और 7 2600 रुपए उसके खाते में आ गए। 16 अक्टूबर के बाद फिर 27 नवंबर को 500 रुपए निकाला। 27 नवंबर माने 11वां महीना, निकाला ये स्वयं को हो गया। कितने रुपए निकाला है? 27 नवंबर को 500 रुपए। तो ये 500 रुपए निकालने के कॉलम में लिख दिए। 2600 में से 500 गया तो 2100 रुपए। इसके बाद 8 दिसंबर को 300 रुपए जमा किए। 8/12/2005 नकद जमा किए हैं 300 रुपए, तो 21 और 3 हो गए 2400 रुपए। तो इस तरीके से प्रश्न में आप एक एक लाइन को प्रश्न का पढ़ते जाइए।
आपको पता चले बोल करके हमने इसके नीचे अंडरलाइन करते गए साथ में, ताकि आप लोग देख सकें। और हमारा पासबुक का एक पृष्ठ तैयार हो गया। प्रश्न का पहला भाग हल हो गया। पासबुक का पृष्ठ तैयार करने के लिए लिखा गया था, निम्न प्रविष्टियों के आधार पर एक पासबुक की पृष्ठ तैयार कीजिए। तो वह हमारा पासबुक का जो पृष्ठ है वो तैयार हो गया। पासबुक के पृष्ठ तैयार होने के पश्चात अब हमको उसमें ब्याज की गणना करनी है। ब्याज, पासबुक पृष्ठ से ब्याज की गणना किस तरीके से करते हैं वो हमने कल एक बार बताया था, और भी बता देते हैं। अब इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न से हम टेबल बनाए, वो टेबल हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं। पासबुक के आधार पर ब्याज की गणना। हमारे खाते में कितना शेष राशि है, और पिछले कक्षाओं में हमने बताया है कि किसी भी माह के 10 तारीख से लेकर माह के अंतिम तारीख तक जो न्यूनतम शेष राशि रहती है, न्यूनतम शेष राशि का मतलब जो कम से कम राशि रहती है, कम से कम जो बैलेंस रहता है, बैंक उसी बैलेंस पर ही ब्याज देती है। कभी भी बैंक आपके अकाउंट में ज्यादा राशि पर ब्याज नहीं देगी, एक चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए फिर हम एक टेबल बनाते हैं छोटा सा। उस टेबल में माह, एक कॉलम माह का रहता है, दूसरा 10 तारीख से अंतिम तारीख तक न्यूनतम शेष राशि। यही न्यूनतम शेष राशि जो होती है वह हमारा मूलधन होता है, और उस मूलधन को 10 के गुणज में ब्याज योग्य मूलधन, 10 के गुणज में का मतलब यदि 5 से कम इकाई संख्या में आ रहा है, उसके यूनिट प्लेस में यदि 5 से कम आ रहा है तो उसको 0 मान लेते हैं, और 5 से अधिक आ रहा है तो उसको अगले में मान लेते हैं। जैसे कि यदि 14 रुपए है तो वो 10 आ जाएगा, और 16 रुपए है तो वह 20 हो जाएगा। अब ब्याज की गणना करनी है। और माह हम देखते हैं, जुलाई माह में 2 बार वह बैंक गया। 1 तारीख को उसके खाते में 500 रुपए था, और 10 तारीख को उसके खाते में 2100 रुपए है। हमने लिखा है 10 तारीख से अंतिम दिवस, तो 10 तारीख को 2100 रुपए है, तो हमारा यहां पर आ जाएगा जुलाई 2005, और उसमें उसके खाते में राशि थी 2100 रुपए, और 10 के गुणज में भी वह 2100 ही होगा। अगस्त महीना में देखिए, 12 तारीख को वह 400 रुपया निकाला, तो उसके खाते में कितना बचा? 1700 रुपए। 12 तारीख को निकाला है वो, तो 10 तारीख को
स्वाभाविक है जो अगस्त 10 है, उस अगस्त 10 को उसके खाते में तो 2100 रुपया रहा होगा, लेकिन अगस्त महीना में 12 तारीख को 1700 रुपया आ गया है, तो अंतिम दिवस तक के भी 1700 रुपया रहेगा। यहाँ पर दो राशियां दिख रही है, 10 अगस्त को उसके खाते में 2100 रुपया बताएगा, लेकिन 12 अगस्त को उसके खाते में 1700 रुपया बता रहा है। दोनों में से कम राशि कौन सी है? 1700 रुपए। तो ब्याज किस में मिलेगा उसको? 1700 रुपए पे ही ब्याज मिलेगा। तो जुलाई के बाद आ गया हमारा अगस्त का माह। अगस्त माह में उसको 1700 रुपए, 10 के गुणज में भी 1700 रुपए आएगा। इसके बाद आता है हमारा सितंबर माह। सितंबर माह में देखिए 7 तारीख को वह जमा कर दिया है 800 रुपए, तो खाते में 2500 रुपया हो गया। मतलब 7 को 2500 रुपए है तो 8 को भी 2500 होगा, 9 को भी 2500 होगा, क्योंकि अगली बार तो वो अक्टूबर में गया है। तो सितंबर के आखिरी दिवस 30 सितंबर को भी उसके खाते में 2500 रुपया होगा। तो 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच उसके खाते में 2500 रुपया आया, तो उसको ब्याज सितंबर महीने में 2500 रुपए पे मिलेगा। 10 के गुणज में 2500 भी 2500 होगा। इसको लिखिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब तक के इसको आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब आगे देखते हैं। हमने सितंबर माह तक का लिया था। सितंबर माह के पश्चात अक्टूबर माह। अक्टूबर माह में देखिए वह राजेश्वरी 2 बार बैंक गई। एक बार 3 तारीख को 600 रुपये निकाली, आहरण की, और दूसरी बार 16 तारीख को जब उसने 700 रुपये जमा किया। 600 रुपये जब वह निकाले तो उसके खाते में 1900 रुपये बचे, और 700 रुपये जमा करने पे 2600 रुपये हो गए। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज हमको ध्यान देना है वो ये है कि 3 तारीख को तो उसके खाते में 1900 था, और 3 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के उसके खाते में 1900 रुपये आया, लेकिन 16 तारीख को 2600 रुपये हो गए। हमको समय लेना है 10 तारीख से लेकर के 10 तारीख से अंतिम दिवस तक के जो न्यूनतम राशि हो। तो 10 तारीख को उसके खाते में 1900 ही रुपये रहा होगा, क्योंकि 2600 रुपये तो उसके खाते में 16 तारीख को आया। तो उसको जो ब्याज मिलेगा वो 1900 रुपये पर मिलेगा, क्योंकि वह न्यूनतम राशि है 10 से माह के अंतिम दिवस के बीच में। तो इस तरीके से अक्टूबर (2005) को उसको 1900 रुपये पे ब्याज मिला, और 10 के गुणज में भी वह 1900 रुपये भी हो। अब आते हैं नवंबर माह में। नवंबर माह में 500 रुपये का आहरण हुआ है, उसके खाते में 2100 रुपये बच गया। नवंबर महीने के 10 तारीख को उसके खाते में 2600 रुपये था, लेकिन माह के अंतिम उसने पैसा निकाल लिया, और जब पैसा निकाल लिया तो उसके खाते में 2600 रुपये से पैसा कम हो गया, 2100 रुपये आ गया। तो नवंबर माह में उसको जो ब्याज मिलेगा इस न्यूनतम राशि पर मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज को हमको ध्यान रखना है कि किसी भी माह के 10 से 30 के बीच में न्यूनतम राशि कब होती है। तो नवंबर महीना, नवंबर 2005 को 2100 रुपये पे उसे ब्याज मिलेगा, और 10 का गुणज भी ये 2100 ही होता है। आखिरी आया दिसंबर माह। दिसंबर 2005 को एक बार बैंक गई है, और उसमें 300 रुपये जमा किए, तो 2400 रुपये हो गया। कितने तारीख को? 8 तारीख को। मतलब 9 को भी 2400 होगा, 10 को भी 2400 होगा, पूरे माह के अंतिम दिवस तक के 2400 रुपये होगा। तो उसको दिसंबर माह पे 2400 रुपये पे ब्याज मिलेगा। 10 का गुणज भी यह 2400 रुपये होता है। तो इस तरीके से ब्याज की गणना के लिए प्रत्येक माह में
उसके खाते में कितनी राशि थी, हर माह में अलग अलग इस राशि को अलग अलग निकाल लिया जाता है। और राशि अलग अलग निकलने के पश्चात इस राशि का हम योग ज्ञात कर लेते हैं। यही जो योग है यह ब्याज योग्य मूलधन, ब्याज योग्य प्रिंसिपल होता है। आप इसको जोड़िए, ये 2 शून्य हो गए, 1 और 7 8, 8 5 13, 13 और 9 बोलिए, 13 और 9 22, 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27 का 7, बचा 2, 2 4, 1 5, 2 7 और 1 8 और 4 12, 12,700 रुपए। 10 के गुणज में भी ये 12,700 ही रुपए आए। यह हमारा पूरा ब्याज योग्य मूलधन हो गया। इस ब्याज योग्य मूलधन पे साधारण ब्याज दिया जाता है और साधारण ब्याज का सूत्र है हमारा, अब इसको मिटा देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन है हमारा 12,700, दर है 5% और ये प्रत्येक माह का निकला है और हमका वार्षिक ब्याज दिया हुआ है। तो 1 माह का ब्याज के लिए समय हम लेते हैं 1/12। जब 1 वर्ष का निकालते हैं तो 1 करते हैं, चूंकि हम सभी माह के मूलधन को जोड़े हैं इसलिए हम इसको 12 से, 12 माह होते हैं 1 वर्ष में, इसलिए 12 से हम इसको भाग दे देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 12,700 गुणित 5 गुणित 1 बटे 100 और ये 12। काट दीजिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35 का 5 बच गया 3, 5 दूनी 10, 3 13 बच गया 1, 5 एकम 5 और 1 6 बटे 12, 635 बटे 12। अब इसको भाग दे देंगे, 12 पंचे 60 बच गया 3। इस तरीके से भाग दे देते हैं और ज्यादा सहूलियत हो जाएगा आपको। ये 12 पंचे 60 बचा 3 उतारे 5, 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये 1 1 लगाए दशमलव उतारे 0, 12 निया 108 बच गया 2, फिर 0 उतारे 12 कम 12। तो इस तरीके से यह आ गया 52 रुपए, 52.91 रुपए। तो श्रीमती राजेश्वरी को उसके बचत खाते पासबुक पर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के 52 रुपए 91 पैसे ब्याज मिलेंगे और यही हमारा आंसर होगा। लिख लिए? चलिए, ये तो हुआ हमारा बचत खाते में हम ब्याज की गणना किस तरीके से करते हैं। और 2 तरीके के सवाल हुए। एक सवाल, यदि हमारे पास पासबुक की प्रविष्टियां दी हुई है तो कैसे निकालना है, और दूसरा सवाल जो
प्रश्न दिए हुए हैं लेन देन का, उसके आधार पर पासबुक की प्रविष्टि तैयार करना और प्रविष्टि तैयार करने के उपरांत उसके ब्याज की गणना करना। बाकी शेष प्रश्न भी आपके इसी तरीके से हैं, तो इसको आप लोग स्वयं से मेहनत कीजिएगा बनाने का। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा बचत खाते के पश्चात सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना। हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि सावधि जमा खाता हम किसे कहते हैं, जिसमें किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित कार्य के लिए, निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जब जमा करते हैं तो उस तरीके के खाते को हम सावधि जमा खाता कहते हैं। हमेशा सावधि जमा खाता जो खोला जाता है वो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें हमको हमारी ज़रूरत के समय के अनुसार बैंक हमको हमारे पैसे को वापस करती है। जिसके लिए सावधि जमा खाता 100 के गुणज में खोला जाता है, चाहे 100 रुपये का करो, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जिसकी जितनी शक्ति होती है उस हिसाब से वह पैसे को जमा करता है। और यह जमा जो है 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक जमा होता है। इसकी जो अवधि होती है 7 दिन से लेकर के 10 वर्ष। स्वाभाविक है जब आप कम समय के लिए पैसे को जमा करोगे तो आपको कम ब्याज मिलेगा, ज़्यादा समय के लिए पैसे को जमा करोगे तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और किसी राशि पर कितना ब्याज देना है यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से ब्याज देते हैं और इसमें जो ब्याज मिलता है वह ब्याज हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और वह चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसका जो सूत्र है वो आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है। कुछ याद आ रहा है? तब भी हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किया जाता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब होता है निश्चित समय उपरांत हमको कितनी राशि मिलेगी। ये होता है मूलधन, एक धन, दर बट्टे 100 और यहाँ होता है समय। या इसको हम लिखते हैं A बराबर P 1 प्लस R/100, T भी लिखते हैं टाइम्स या N भी लिखते हैं इसको। तो ये जो A होता है, ये जो मिश्रधन होता है, इसी को हम परिपक्वता राशि कहते हैं। मतलब निश्चित समय के उपरांत हमको ब्याज सहित जो राशि प्राप्त होती है, जो रुपए मिलते हैं, उस रुपए को हम परिपक्वता राशि कहते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज है, ब्याज की गणना जो है वो हमेशा वार्षिक होती है।
हमारे प्रश्न दो तरीके से होते हैं, यदि ब्याज की गणना छमाही हो या ब्याज की गणना तिमाही हो। वार्षिक ब्याज गणना वाले जो प्रश्न हैं वो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। हमारे जो 10वीं में है वो अधिकतर प्रश्न तिमाही और छमाही के हो। यदि ब्याज छमाही संयोजित की जाती है, छमाही संयोजित की जाती है का मतलब हर 6 माह में, तो उस परिस्थिति में हमारा जो दर वार्षिक दिया रहता है, दर जो वार्षिक दिया होता है वह आधा हो जाता है। कहने का मतलब जो भी दर दिया हो उस दर को हम 2 से भाग दे देते हैं और वह 6 माही दर हो जाता है। 6 माही दर हो जाता है, उस दर को हम 2 से भाग दे देते हैं। और जो समय रहता है उस समय को हम 2 से गुणा कर देते हैं और यह समय भी 6 माही हो जाता है। जैसे 1.5 वर्ष दिया हुआ हो, 1.5 वर्ष दिया हुआ का मतलब 1 सही 1/2 और ब्याज 6 माही संयोजित की जा रही है, तो उस परिस्थिति में ये 1 सही 1/2 को हम 3/2 कर देंगे और 3/2 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 छमाही होता है। ऐसे भी 1.5 साल में 3 छमाही होता है कि नहीं, 6 के 3 बार होंगे। 1 साल में 2 छमाही होता है, तो 1.5 साल में 3 छमाही होंगे। ये तो पहली स्थिति आती है कि जब ब्याज 6 माही संयोजित की जाती है। और दूसरी स्थिति आती है यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है तो उस परिस्थिति में जो दर दिया हुआ होता है उसको हम 4 से भाग दे देते हैं और ये हो जाता है हमारा तिमाही दर हो जाता है। और जो समय दिया हुआ होता है उस समय को हम 4 से गुणा कर देते हैं तो उतना तिमाही हो जाता है वो। जैसे 1 वर्ष दिया हुआ हो, 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया हुआ हो और ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है बोल रही है, तो उस समय हम इस जो 1 वर्ष है उसको 4 से गुणा कर देंगे तो वह 4 तिमाही हो जाएगा। ऐसे भी 1 साल में 12 माह होते हैं और तिमाही मतलब 3-3 माह, तो 3-3 माह के 4 बनेंगे। जनवरी फरवरी मार्च 1 हो गए, फिर अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4। तो इस तरीके से वो 4 तिमाही में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ब्याज जब हम निकालते हैं तो सिर्फ यही 2 चीज हमको ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछा है या ब्याज जो संयोजित किया जा रहा है वो वार्षिक है कि तिमाही है कि 6 माही है। यदि वार्षिक संयोजित करने के लिए बोल रहा है तो उसमें हमको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा प्रश्न दिया रहता है उस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी छोटी छोटी सी जानकारियां। अब आते हैं इसके सवालों में। तो इसके सवालों को अब हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आप इसके सवाल को जाने के बाद इसके आधार पर घर में बना करके देखिएगा। बाकी कल का जो कालखंड होगा उसमें तो बताएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। क्या बोल रहा है?